Hello dear student, I welcome you again. Let's finish this paper now. So after completing question number 27 before OR part, now after OR part. This question was x raised to the power 2 upon 1 plus 5 raised to the power x. So this question was based on डायरेक्ट प्रॉपर्टी नंबर 4. तो आप प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे इसमें, और -2 + 2 -x, आप जानते हैं 0 - x का स्क्वायर x स्क्वायर रहेगा. सो न्यूमरेटर विल रिमेन सेम, और डिनोमिनेटर में ये 5 टू द पावर -x हो जाएगा. 5 टू द पावर -x में 1/5 पावर x लिखेंगे, और इसको ऊपर मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये ऐसे दिख जाएगा. दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद x स्क्वायर केवल बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा. x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको ये 16/3 आंसर आ गया होगा. क्वेश्चन नंबर 28 बिफोर ओवर पार्ट, यानी कि ए कर दिया है इन लोगों ने. अब पहले ए बी लिखते नहीं थे, अब इन्होंने ए और बी भी लिख दिया है. तो e टू द पावर x को t लेट करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन है, और ये साइन इनवर्स x वाला डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा. t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू विल गेट योर फाइनल आंसर. क्वेश्चन नंबर 28b, यानी कि आफ्टर ओवर पार्ट. इसमें जो x टू द पावर 5 था उसको हमने लिख दिया cos रेज टू द पावर 5 जो था cos की पावर 4x इंटू cos x लिख दिया. cos की पावर 4x को लिखा जा सकता है cos स्क्वायर x का स्क्वायर, और cos स्क्वायर x को लिखा जा सकता है 1 - sin स्क्वायर x. तो बस यही लॉजिक था इसमें. sin x को t लेट करेंगे, उसके बाद ये डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा x टू द पावर n वाले फार्मूले से. कैलकुलेट करेंगे इसमें, अपर लिमिट ही काम करेगी, लोअर लिमिट का कोई यूज ही नहीं है. तो 3/2/3 2/11 और 4/7 ही बचेंगे. इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो 163/213 इसका आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 29, ये था डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन. फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन. पर्टिकुलर सॉल्यूशन समझते हैं ना आप लोग, जिसमें सी नहीं आता है. तो dy/dx = x + y अपॉन x. तो आप इसको बाइफरकेट करेंगे पहले x + y को. x + y, तो x/x 1 हो जाएगा, और y/x आपका लेफ्ट में लेकर आएंगे, और उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो आप देख रहे हैं इसका सॉल्यूशन. तो 1/x हमारे पास जो आया हुआ है, इसका y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका ऊपर निकाला हुआ था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका 1/x आ गया है. और फिर सॉल्यूशन आप जानते हैं लिखना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q. q की जगह पे 1 है हमारे पास, आप देख रहे होंगे इसको. दिस इज q एंड दिस इज 1. तो ये 1 आ जाएगा, और उसके बाद में फिर डायरेक्ट इसका 1/x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं log x होता है. x को राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, और ये इस तरह. इसमें दी हुई थी वैल्यू 1, द वैल्यू ऑफ x इज 1, द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0. तो x की जगह 1, y की जगह 0 डालेंगे तो c की वैल्यू 0 आ जाएगी, और y इज इक्वल टू x log x इसका आंसर आ जाएगा. आफ्टर ओवर पार्ट लेते हैं इसका. डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेशन का क्वेश्चन था ये, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इट वाज इजी क्वेश्चन. वेरिएबल सेपरेट करने के बाद f'(x/f(x) log f(x) होता है, जानते हैं आप अच्छे से. डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही हो जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलपीपी. आई होप आप में से कई बच्चों ने इसको बिल्कुल स्टार्टिंग में सॉल्व किया होगा, नो वरी. तो मिनिमम वैल्यू निकालनी थी इसमें. काफी इजी क्वेश्चन कंसीडर कर सकते हैं आप इसमें. इसकी इक्वेशन से लाइन ड्रॉ करेंगे. एक रेड लाइन बन रही है, आप देख रहे होंगे, जो 4 पॉइंट काटती है y पर, और 8 पॉइंट पे काटती है x एक्सिस पर. दूसरी लाइन 3x + 2y = 12 बनेगी, जो x को काटेगी 4 पॉइंट पर, और y को काटेगी 6 पॉइंट पर. इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2,3 आया है, और हमें ये देखना है कि जो रीजन है, वो जो फिजिबल रीजन है, वो टुवर्ड दी ओरिजिन आया है, और ये बाउंडेड रीजन है. सारे पॉइंट ऑफ पे कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग. मैंने सिर्फ एक पॉइंट पे कैलकुलेट किया है 4,0 पे, बाकी मैंने ऑर्डिनरी निकाल लिया था. बट आप लोगों को प्रॉपर टेबल बना के आपने किया होगा 0.4 पर भी, और E.2,3 पर भी, और 4,0 पर भी. 4,0 पर इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू आती है जो -12 है. 4 3 12. तो देखा जा सकता है ये क्वेश्चन काफी ओरली सॉल्व किया जा सकता है, बट आपने प्रॉपर टेबल बना के सॉल्व किया होगा. आई नो वेरी वेल. अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रोबेबिलिटी का है. एक बॉक्स है जिसमें 30 बल्ब है, और उन 30 बल्ब में से 6 बल्ब डिफेक्टिव है.
तो नॉन डिफेक्टिव हो जाएंगे 24 और डिफेक्टिव आ जाएंगे 6। तो डिफेक्टिव को मैंने डी से डिनोट किया, नॉन डिफेक्टिव को मैंने डिनोट किया है एन से। इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना था, उसके बाद में फिर मीन निकालना था। तो आप देख सकते हैं 2 बार के ड्रॉ करने में जब आपने 1 by 1 ड्रॉ किया है विद रिप्लेसमेंट, तो इसमें इंडिपेंडेंट थ्योरम लगती है और केवल 3 केस बनेंगे, नो डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव और 2 डिफेक्टिव। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये इसका मीन आ जाएगा 2/5। अब डी सेक्शन में आते हैं। डी सेक्शन यानी कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन जिन्हें आपको कभी नहीं छोड़ के आना चाहिए। इफ यू आर राइटिंग समथिंग रिलेटेड टू द क्वेश्चन देन डेफिनेटली यू विल गेट few मार्क्स इन दीस क्वेश्चंस। तो 5 नंबर के क्वेश्चन का वेटेज है ये। फर्स्ट क्वेश्चन 32 लेते हैं। इसमें सबसे पहले मैट्रिक्स लिखेंगे और चेक कर लेंगे कि सही लिखा है कि नहीं लिखा है। सो 1 -1 2 मैं पढ़ रहा हूँ और 0 2 -3 और लास्ट है इसमें 3 -2 और 4। इसके बाद इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो -1 के इक्वल निकल कर आती है। इसके बाद इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स आप देख रहे हैं इस ऑर्डर में हमने लिखे हुए हैं। इससे एडजॉइंट निकल जाएगा और एडजॉइंट निकलने के बाद इसका ए इनवर्स बहुत आसान है क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू सिर्फ -1 आई थी। तो भाग पड़ा रहने देंगे, क्या पता बाद में हमारे लिए ये इजी बन जाए। इसके बाद ax = b होता है, मैट्रिक्स इक्वेशन आप जानते हैं। x की वैल्यू हो जाएगी a इनवर्स b और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x y z की वैल्यू 1 2 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 लेंगे। लेटस रेक्टम आप जानते हैं, एक पैराबोला दे रखा है सिंपल वाला जो सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस है and we need to find area bounded between latus rectum and parabola. Latus rectum is a perpendicular line passes from the focus. तो ये आप देख रहे हैं इसका डायग्राम, ये वाला एरिया आपको निकालना है। You will calculate area of above region only and multiply it by 2, right? So 2 times of 0 to a y dx. y की वैल्यू √ 4ax आएगी। √4 2 बन के बाहर आ जाएगा जो 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 बन जाएगा और √x को इंटीग्रेट करेंगे तो आप जानते हैं x³ 3/2 आएगा। अपर लिमिट पुट करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा 8/3a²। इजी क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से इससे इजी क्वेश्चन और नहीं हो सकता था आपके लिए कोई और। तो इट वाज 33। क्वेश्चन नंबर 34 बहुत फेमस क्वेश्चन, मैंने आपको एग्जाम में दिया भी था ये क्वेश्चन और आपको बहुत अच्छे से आता है और आप बहुत अच्छे से करके आए होंगे इसको। तो रिफ्लेक्सिव है a, b रिलेटेड टू a, b। आप जानते हैं a b b प्लस a और b a प्लस b इक्वली होते हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्री के लिए अगर a, b रिलेटेड टू c, d, तो इसमें आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा एज पर द रूल विच इज गिवन ओवर हियर। जो रूल हमको दे रखा है यहाँ पर, ये देखिए ये रूल हमें दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमने इसको सेट करना। तो ये कहते हैं कि भाई फर्स्ट और लास्ट वाले को तो मल्टीप्लाई कर दो और बीच वालों को ऐड कर दो। तो a और d को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और b और c को हमने ऐड कर दिया। एक बार जिनको मल्टीप्लाई किया था उनको ऐड कर दिया है और जिनको ऐड किया था उनको मल्टीप्लाई कर दिया। अल्टीमेटली हम लाना चाहते हैं c, d रिलेटेड टू a, b। इसको फिर हमने इंटरचेंज किया, मतलब लेफ्ट जी को राइट में लिख सकते हैं। जैसे 2 जैसे x = y है तो y = x भी लिख सकते हैं। सो इट विल बी इक्वल्स टू c b d प्लस a = d a c प्लस b। अल्टीमेटली आपको यहाँ तक पहुंचना है, आपको पता होना चाहिए कि इसे लाने के लिए हमें ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये स्टेप नहीं लेके आ पाए तो ये थोड़ा फर्जीवाड़ा माना जाएगा, इसलिए आप थोड़ा केयरफुली होकर इसमें ये स्टेप को लेकर आए। तो c, d रिलेटेड टू a, b आर इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैंने तो आपको क्लास में भी कराया था, बताया भी था। इसका सिर्फ ट्रांजिटिव ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो बच्चे कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिव में आप देख रहे हैं a, b रिलेटेड टू c, d एंड c, d रिलेटेड टू e, f। प्रॉपर्टी लगाइए, जो उन्होंने दे रखा है, उन्होंने रूल दे रखा है, उस रूल के अकॉर्डिंग हमने उसको अलग अलग बाइफरकेट कर लिया है और इसके बाद सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में से लेस कर लिया है। लेस करने के बाद एलसीएम लिया है, एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करा है और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में आप देख रहे हैं एक ऐसा रिलेशन बन गया जिससे हम ये कह सकते हैं a, b रिलेटेड टू e, f। देयरफॉर r इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके बाद इसका जो आफ्टर और पार्ट था, इसमें 1 1 और ऑन टू शो करना था। तो 1 1 शो करने के लिए x1 x2 लेट एनी 2 एलिमेंट, रैंडमली एलिमेंट लेते हैं आर्बिट्ररी, और हमने इसमें से बता दिया है आपको। सच दैट fx1 = fx2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल करेंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रही है वैल्यूज, ये वाली वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी। 16 टाइम्स ऑफ x1 = 16 टाइम्स ऑफ x2 आ जाएगा और अल्टीमेटली x1 = x2 हो जाएगा। ऑन टू निकालने के लिए सबसे पहले आप जानते हैं कि आपके फंक्शन को y के इक्वल पुट करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। तो x की वैल्यू y की टर्म्स में आपने देख रहे हैं, यहाँ तक आपने निकाल दी होगी। अगर आपने यहाँ तक वैल्यू निकाल दी तो आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे, चिंता ना करें। इसके बाद आप देख रहे हैं 4 - 3y
शुड नॉट बी इक्वल टू 0, अगर ये 0 हो गया तो ये x नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसके लिए y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 4/3 नहीं आनी चाहिए। अगर y की वैल्यू 4/3 आ जाती है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी रेंज जो आई है वो सारे रियल नंबर -4/3, और दिस रेंज कैन नॉट बी इक्वल्स टू दिस रेंज कैन नॉट बी इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। कोडोमेन ऑफ फंक्शन का रियल नंबर, क्योंकि कोडोमेन रेंज इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन कभी भी ऑन टू नहीं हो सकता है। तो इट वाज क्वेश्चन नंबर 34 फॉर यू। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। इसमें कहा है कि शो दैट द फॉलोइंग लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। आप जानते हैं अगर उनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 नहीं आती है तो अपने आप ही पता चल जाएगा कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो हमें इट वाज इनडायरेक्ट वे टू आस्क द क्वेश्चन कि भाई किस तरह से ये हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस चीज को हमें कैलकुलेट करने के लिए केवल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना था, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसका नॉन जीरो आ गया है। इसका मतलब ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। अब इसका आफ्टर और पार्ट देखते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नॉट इक्वल टू 0 आ गई है, इससे पता चल गया है कि ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। एंगल निकालने के लिए बिल्कुल डायरेक्ट फार्मूला है। इसमें आप डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे फर्स्ट लाइन की, डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे सेकंड लाइन के पैरेलल वेक्टर के, और उसके बाद E1 A2 डॉट B1 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 निकालेंगे जो 0 इक्वल आ रहा है। इसका मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और इन दोनों के बीच का एंगल 90 है। ये जो आफ्टर और पार्ट है बहुत इजी होगा, सिर्फ 2-3 लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। तो 5 नंबर का क्वेश्चन मात्र 3 लाइन में आप सोल्व कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। बात करते हैं केस स्टडी वाले क्वेश्चनों की। 4 मिनट मेरे पास लगभग और बचे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला अगर आपको अच्छे से आता है तो आपको जरूरत नहीं है फार्मूले की, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा था फार्मूला भी आपको। तो LHD हमने निकाला है इसका, जो निकलकर RHD LHD दोनों निकाले जो -1 के इक्वल आ गए हैं। यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने की थी कि अगर आप इसमें ये निकालते हैं इसका LHD, मैं दिखाता हूँ आपको कौन सा स्टेप था। यस, यही स्टेप था। जैसे यहाँ पर आप अगर आप इसको कैलकुलेट करें यहाँ पर तो ये वैल्यू निकल कर आएगी H-2। तो H-2 का H तो बहुत छोटी सी वैल्यू है और इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, तो इसकी जो मॉड वैल्यू आएगी वो 2 - H आ जाएगी। यही इसमें एक ट्विस्ट था, बाकी और कुछ नहीं है। तो LHD RHD इसके दोनों -1 के इक्वल आ जाएंगे, और जब LHD RHD दोनों -1 के इक्वल आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो ये डिफरेंशिएबल है 1 पर। जब हम 2 की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ एक फंक्शन काम आएगा। आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था मॉड x का डिफरेंशिएशन होता है मॉड्यूलस x अपॉन मॉड्यूलस x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 है तो डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं आप। इसका आंसर आ जाएगा -1, और जब -1 पे कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -2। ये डायरेक्ट है, इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। तो इट वाज रियली वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि इसमें फार्मूले भी आपको दे रखे थे। केस स्टडी का सेकंड वाला क्वेश्चन, बेस थ्योरम का क्वेश्चन आपको मिल गया है यहाँ पर। तो इसमें बिल्कुल साफ साफ बोला हुआ है कि जब वो स्ट्राइक करते हैं और काम पे नहीं आते हैं तो इस बात की प्रोबेबिलिटी है 0.65, और जब वो काम पे आते हैं तो इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.35 में से माइनस करके आएगी। तो फर्स्ट पार्ट तो आपका यहीं से सॉल्व हो गया, जिसे हम यूजुअली ए माना करते थे। यहाँ पर उन्होंने लेट करके दे रखा है आपको कि वो ई है, तब भी काम कंप्लीट हो जाए जब वो स्ट्राइक करें तब भी। तो ये है प्रोबेबिलिटी 0.35, और जब वो स्ट्राइक नहीं करते रेगुलर आते हैं तो इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.80 है। तो क्वेश्चन में एकदम सब कुछ क्लियर कर रखा था। तो पहले तो आपसे यही पूछ लिया कि भी काम कंप्लीट हो जाए बताओ, तो डेफिनेटली टोटल थ्योरम से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर 0.5070 आ जाएगा। दूसरे पार्ट में से पूछा था, जो थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, इसमें पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यानी कि वो ना आए स्ट्राइक की वजह से, और जबकि आपको ये पता है कि काम कंप्लीट हो गया है, तो डेफिनेटली E1 वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, बाकी टोटल से डिवाइड कर देंगे। और इसके दूसरे वाले पार्ट में इन्होंने इसका अपोजिट पूछ लिया था। तो ये थे आपके बेस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन, जिसमें एक ही क्वेश्चन में इन्होंने सब कुछ पूछ लिया आपसे। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मात्र कुछ सेकंड बचे हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं एक वॉल है एक साइड में, और 3 तरफ इसमें वायर लगा हुआ है। तो इसमें x प्लस वाई प्लस x इज इक्वल टू 200 आ जाएगा, और y की वैल्यू आ जाएगी 200 माइनस x। इसके बाद सिर्फ इसमें एरिया निकालना है, y की वैल्यू ऊपर से निकल के आ जाएगी, और फिर आप इसको डबल डिफरेंशिएट करके x की वैल्यू 50 आ जाएगी। x की वैल्यू 50 निकालने के लिए निकालते ही आप देखेंगे डबल डेरिवेटिव इसका नेगेटिव आ गया है, और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आने इस बात का इंडिकेशन है कि इसका एरिया मैक्सिमम है। मैक्सिमम एरिया निकालना ना भूलें क्योंकि इसके मार्क्स हैं, और मैक्सिमम एरिया इसका आ जाएगा 5000 स्क्वायर मीटर।
थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट।